नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्प्रेड पीस चैनल पर। आज की कहानी है टोबा टेक सिंह की। यह कहानी सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है। टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की एक प्रसिद्ध कहानी है जो विभाजन के बाद मानसिक अस्पताल में एक सिख की पीड़ा और पहचान के संकट को दर्शाती है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचाया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उन्हें सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचाए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमिगोइयां होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमिन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानी बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे धलाकर पागलखाने भिजवा दिया था ताकि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वे भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वे कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायद-ए-आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वकुआ क्या है, इसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस मुकहसमे में गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, इस तब्दीली नुमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैनयूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कार्यकर्ता रह चुका था
और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था। यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था, चूंकि उसने एक दिन अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि वह कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगल में खून खराबा हो जाए, लेकिन दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, लेकिन दीवानगी की हालत में भी वह उसे नहीं भूला था, चूंकि वह उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। वे छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो झार मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से अजीब और गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपट दी गुड गुड दी अनैक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल उफ दी लालटेन। वह रात को देखता था। पहरेदारों का कहना था कि 15 वर्ष के लंबे अरसे में वह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। वह लेटा भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पैर सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, लेकिन उस शारीरिक तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागलखाने में गुफ्तगू होती थी तो वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपट दी गुड गुड दी अनैक्स दी बेध्याना दी मंग दी वाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहां है, जहां का वह रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे हो गए थे और बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वह आदमी बेजरर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वे उसके बारे में जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थीं। वह अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक उसका दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, लेकिन उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे यह कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीजो अकारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वह दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता।
अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकाल कर पहनता और यूं सजकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड गुड दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी वॉल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वे लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वह अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वे उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वे टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब ए आदत कहा लगाया और कहा, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, लेकिन वह बहुत मसरूफ था क्योंकि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओपड़ दी, गुड़ गुड़ दी, अनेक्स दी, बेध्याना दी, मंग दी दाल, ऑफ वाहे गुरुजी दा खालिसा एंड वाहे गुरुजी की फतह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वह कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, फजलदीन ने रुक रुक कर कहा। हां, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो उसने छोड़ दी थीं, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वह 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी गुड गुड दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुरफटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं। मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा।
पागलों को लारियों से निकालना और उन्हें दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रज्जामंद हुए थे उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते, वे फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। कानों में पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर और गोगा अलग था, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अधिकतर संख्या इस तबादले के हक में नहीं थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर यहां फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहां है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपड़ दी गुड गुड दी अनैक्स दी बे ध्याना दी मंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है। अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन वह न माना। जब उसे जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उससे ज्यादा जबरदस्ती न की गई। उसे वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और सामित बिशन सिंह के हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। तो यह थी सादत हसन मंटो की लिखी कहानी टोबा टेक सिंह। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें।